बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 12 चैप्टर नंबर 23 एंड इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम चैप्टर के पॉइंट पे ले चलेंगे, क्योंकि अब हमारा एग्जाम बहुत ही कम दिन बचा हुआ है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये चैप्टर नंबर 23 जो कि कुल मिलाकर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा पार्ट, इसका एक छोटा सा क्या मतलब लगभग 40% पार्ट को हम कवर करेंगे, जिसको एग्रीगेट डिमांड के नाम से हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब क्या होता है भाई, कि सबको मिला के, और डिमांड का मतलब हो क्या है, मांग। मतलब ओवरऑल मांग क्या है हमारे अर्थव्यवस्था की, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। तो इस चैप्टर की शुरुआत की जाती है, जो फर्स्ट 2 लाइन्स है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कारगर हो सकता है कि जेबी से, जो एक एडम स्मिथ के क्लासिकल स्कूल के इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने पहली बार क्या दिया, लॉ ऑफ मार्केट दिया, जिसको एक और नाम से जानते हैं। इस लॉ ऑफ मार्केट को हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये किसने दिया है, तो जेबी से ने दिया है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको लॉ ऑफ मार्केट भी कहा जाता है। और इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हमारा जो इकोनॉमी होता है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे काम करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे मतलब सारे के सारी चीज़ें को बढ़िया, वो मतलब एम्प्लॉयड है। उसके बाद क्या करें, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे ना ही कैपेसिटी से ऊपर जाके काम हो रहा है, ना ही कैपेसिटी से कम पे काम हो रहा है। मतलब एकदम हर चीज़ बैलेंस्ड में है। हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल फुल है, मतलब जितना चाहिए उतने एम्प्लॉयड हैं लोग। उसके बाद क्या है भाई, हमारा जो प्रोडक्शन है वो ना तो हमारा जो बैलेंस होना चाहिए, या हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का जो लेवल होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। इन्होंने ये लॉ मार्केट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था। लेकिन 1930 में जब पूरे एक वैश्विक लेवल पे, जब पूरा 1930 के दशक में जब क्या किया गया था, पूरे विश्व पटल पे, पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे जब एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट छाया हुआ था, तो उस समय ये जो लॉ ऑफ मार्केट है, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये गलत साबित हुआ। और उसी समय 1936 में द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द, वही चीज कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था सारे देशों का जब विश्व का हिल चुका था, तो उस समय 1936 में क्या किया गया था कि एक बुक किया गया जिसमें जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश्ड इन 1936। ये कब पब्लिश हुआ, 1936 ने इस चीज को गलत बनाया और एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में यहाँ पे पहली बार चर्चा की गई। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, और ये इसको ये जो थ्योरी दिया, ये थ्योरी किसने दिया, तो ये थ्योरी जो देने वाले थे वो केन्स थे। तो वही यहाँ पे कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या, इफेक्टिव डिमांड के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इन शॉर्ट पीरियड, इन्होंने किसके बारे में बात किया, शॉर्ट पीरियड में। अब आपको पता है, इसके पहले ऑलरेडी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि 2 पीरियड में हम जब बात करते हैं, एक शॉर्ट पीरियड और एक लॉन्ग पीरियड में। तो लॉन्ग पीरियड में सारी की सारी चीजें क्या होती है भाई, वेरिएबल्स होती हैं। मतलब इवन जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो भी वेरिएबल्स होते हैं, मतलब वो फिक्स्ड अप नहीं रह पाते हैं, वो वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो कुछ चीजें जो होती है वो वेरिएबल्स होते हैं, और कुछ चीजें होते हैं क्या वो होते हैं फिक्स। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इन द शॉर्ट पीरियड, टोटल प्रोडक्शन, दैट इज टोटल प्रोडक्शन मतलब टोटल हमने गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन किया, तो वही यहाँ पे कह रहा है, यानी कि नेशनल टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया हुआ है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर पूरे वर्ष के दौरान गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके वैल्यू को ही जीडीपी कहा जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है नेशनल इनकम इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इन शॉर्ट पीरियड, ये पूरा का पूरा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है। क्यों, बिकॉज इन शॉर्ट पीरियड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल, टेक्निक्स ETC रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड ऑन इफेक्टिव डिमांड। अब आपको ये चीज पता है कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो होता है वो क्या कर रहा है कि लेवल क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड। जितना डिमांड होगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कहने का मतलब आज मेरे पास अगर 10,000 लेट सपोज प्रोडक्ट का हमारे पास डिमांड है, तो हम उसी 10,000 प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोगों को रखेंगे। तो 10,000 प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर रखेंगे, तो मान के चलिए 100 लेबर को हमने रखा। लेकिन अब हमारा डिमांड कितना बढ़ गया, 10,000 से 15,000 हो गया, तो नो डाउट हमें अपने लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल
जो इंप्लॉयमेंट का लेवल होता है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड करता है। वही कह रहा है दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट विच इट बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। तो एक्चुअल में इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, तो इफेक्टिव डिमांड हम उस पॉइंट को कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे हमारा जो इफेक्टिव डिमांड होता है, इफेक्टिव डिमांड किस लेवल को कहते हैं, तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वही यहां पे कहता है लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट विच इट बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब जितना डिमांड है उतना सप्लाई कर पा रहा है। 10 प्रोडक्ट का डिमांड है, 10 प्रोडक्ट का सप्लाई हो रहा है। तो जब हम इस लेवल पे आते हैं तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड के नाम से, हम इसको क्या करते हैं, इफेक्टिव डिमांड के नाम से जानते हैं। फिर अब अगला आता है आपके पास एग्रीगेट डिमांड। आपने इसके पहले क्या पढ़ा हुआ है, डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, और अब नया कॉन्सेप्ट आया डिमांड रिलेटेड एग्रीगेट डिमांड। आपने डिमांड में क्या किया था कि किसी इंडिविजुअल मतलब माइक्रो के टर्म में आपने पढ़ा, मार्केट डिमांड में आपने क्या पढ़ा था कि किसी खास प्रोडक्ट या सर्विसेज का मार्केट में कितना डिमांड है उसको आपने मार्केट डिमांड कर दिया। मतलब एक मार्केट में किसी एक इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते थे तो उसका इंडिविजुअल डिमांड आपने कहा। उस इंडिविजुअल डिमांड को क्या किया, जैसे एक मार्केट में 5 लोग हैं तो उन 5 कंज्यूमर के जब क्या किया आपने डिमांड को एग्रीगेट करा तो वो क्या बन गया आपका मार्केट डिमांड बन जाता था। लेकिन यहां पे जब एग्रीगेट डिमांड आता है तो एग्रीगेट डिमांड कहने का मतलब कि पूरे इकोनॉमी में किसी भी प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है, पूरे इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन सभी डिमांड के बारे में जब हम बात करेंगे, मतलब पूरे इकोनॉमी में पूरे गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड को जब हम एग्रीगेट करते हैं, जब कलेक्टिवली हम बात करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। वही यहां पे कह रहा है द टोटल डिमांड, टोटल डिमांड यहां पे रख लीजिएगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे किसी एक गुड्स या सर्विसेज की बात नहीं कर रही है, यहां पे किया जा रहा है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात किया जा रहा है। वही यहां पे कह रहा है द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड। और ये कभी कभी क्या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं या इवन 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो खैर हम आगे बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड इन द इकोनॉमी। अच्छा, क्यों टोटल एक्सपेंडिचर से हमने एग्रीगेट डिमांड को करा, क्योंकि देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि एक तो एबिलिटी डिमांड क्या होता है आपने पढ़ा है कि पहला क्या होता है भाई कि बताइए, तो एक तो चाह होना मतलब इच्छा कि हम उसको खरीदना चाहते हैं, और दूसरा उसको खरीदने की कैपेसिटी भी हमारे पास है। दोनों को जब हम आपस में मर्ज करते हैं तो हमारा डिमांड बन के निकलता है। तो मतलब किसी व्यक्ति, किसी इकोनॉमी में पूरा का पूरा जितना खर्च किया जाएगा तो खर्च किस पे करेंगे, किसी ना किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में या सर्विसेज को परचेज करने में। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड को हम टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल हम लेकर चलते हैं। वही कह रहा है कि थस एग्रीगेट डिमांड इज इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए कहा जाता है कि टोटल इकोनॉमी में जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे, किसी नहीं ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो उसी को हम क्या कर लेते हैं, उसी को हम एग्रीगेट डिमांड के नाम से जानते हैं। वही यहां पे कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर दैट द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री आर रेडी टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो किसी खास इनकम लेवल पे पूरे इकोनॉमी में, पूरे अर्थव्यवस्था में जब पूरे टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्च करने के लिए जो बातें की जाती है, तो टोटल एक्सपेंडिचर डन इन अ इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि मान के चलिए हम और हमारे दोस्त, एक देश है जहां पे सिर्फ 2 लोग हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं जो कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एक देश है जहां पे 2 लोग, यहां पे हम लोग रहते हैं, हम दोनों मिलकर चाहते हैं कि 10,000 मैं खर्च करना चाहता हूं और 12,000 वो खर्च करना चाहता है, यानी कि टोटल मिलाकर हम 22,000 खर्च करना चाहते हैं चीजों को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। तो यानी कि उस देश में टोटल डिमांड कितना आया, तो 22,000 आया, 10,000 मेरा और 12,000 उसका। तो वही यहां पे कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं यहां पे, टोटल एक्सपेंडिचर। अब यही टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2 चीजों में बदल जाता है, इसमें कुछ पार्ट हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का और कुछ पार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट
एक्सपेंडिचर का। यानी कि जो खर्च किए जाते हैं वो दो तरह से खर्च किए जाते हैं। एक तो ऐसे खर्च किए जाते हैं जिनका फायदा हम क्या कर लेते हैं, जिन खर्चों को करके हम तुरंत का तुरंत उसका फायदा उठा लेते हैं, मतलब उसको खर्च करके जैसे हमने अपना उपभोग कर लिया, अपने जीवन यापन को चलाने में, जनरली ये एक साल के अंदर में इसको हम खत्म कर देते हैं। लेकिन एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे इनकम का लेवल आगे चलकर इंक्रीज करे। जैसे कि मैं अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा हूं, बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं, मशीन परचेज कर रहा हूं, लैंड परचेज कर रहा हूं, तो ये सारा का सारा किस में जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन मैं खाने के लिए कुछ परचेज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि बेडशीट वगैरह परचेज कर रहा हूं, मतलब वो कोई भी ऐसा चीज यूज कर रहा हूं जिससे हम अपने इनकम को लेवल को नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा हो जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वही कह रहा है कि एडी इज इक्वल टू, मतलब एडी का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नाम का दिया गया, यहाँ पे डिमांड के बारे में आपको फिर से यहाँ पे बताया गया। डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू टाइप्स। जब एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे तो ये दो तरह के होते हैं। एक पहला क्या होता है कंजम्पशन डिमांड और एक होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार चूंकि आपके बुक में दिया हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल पीपुल फॉर कंजम्पशन इज कॉल्ड। अब देखिएगा, अब ये जो कंजम्पशन डिमांड है ना, इसमें भी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। एक हो जाएगा आपको प्राइवेट और एक हो जाएगा आपको गवर्नमेंट। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी हो जाएगा एक प्राइवेट और एक हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट। तो यहां पे जब भी किसी इंडिविजुअल पीपुल हाउस होल्ड के द्वारा किसी कंजम्पशन, किसी वस्तु के कंजम्पशन के लिए या सर्विसेज के कंजम्पशन के लिए जब हम क्या कर देंगे, कोई एक्सपेंडिचर करते हैं या डिमांड करते हैं, तो बन जाता है हमारा प्राइवेट डिमांड। लेकिन एक हो जाता है जब वही चीजें किसी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जब उन गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है तो बन जाता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो जिसको हम क्या करते हैं, सर्विस बिकम्स पब्लिक कंजम्पशन बन जाता है, या जिसको हम गवर्नमेंट कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। तो वही आता है, द एडिशन टू बोथ प्राइवेट कंजम्पशन एंड पब्लिक कंजम्पशन इज कॉल्ड कंजम्पशन डिमांड। तो कंजम्पशन डिमांड में कितने तरीके के डिमांड आ गए, एक तो प्राइवेट डिमांड और दूसरा गवर्नमेंट डिमांड, या जिसको हम पब्लिक डिमांड के नाम से भी जानते हैं। ये आता है आपके एग्जाम में। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बता दिया, जिससे कि हम अपने इनकम के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, है कि नहीं है। तो यहां पे क्या कर दिया कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कम्स फ्रॉम द बोथ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट आर टर्म्ड एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स एंड, तो हाउस होल्ड्स के द्वारा ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एंड गवर्नमेंट के द्वारा यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो बन जाता है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट। वही कह रहा था एडिशन, और इन दोनों को जब एग्रीगेट करते हैं तो हमारा बन जाता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो कंजम्पशन डिमांड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होता है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात आता है एग्रीगेट डिमांड। तो वही चीजों को बांट के बताया गया। एग्रीगेट डिमांड में क्या हो गया, कंजम्पशन डिमांड। कंजम्पशन डिमांड क्या हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो क्या किया जाता है कि ये जो डिमांड होता है उन वस्तुओं या सेवाओं के बारे में जिसका उपयोग हम करना चाहते हैं, जिसको हम लंबे समय तक रखना नहीं चाहते, विद इन अ ईयर समझिए कि इसको हम उपयोग करके कहानी खत्म करते हैं, मतलब अपने जीवन यापन को चलाने के लिए ये सब काम करते हैं। लेकिन एक होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिसको हम उपभोग करने के लिए नहीं बल्कि इसमें हमने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, ताकि हमारे इनकम का लेवल हाई हो। तो ऐसे हो जाते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन। यहाँ भी हो जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने लास्ट में हमने बात किया था। यहां पे फिर अगला पॉइंट क्या दे रहा है कि वेयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज एंड द गवर्नमेंट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव टू स्पेंड दिस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या कर रहा है कि भाई अगर हमको चाहिए कोई भी सामान तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या कर रहा है, हेंस द एग्रीगेट डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मतलब जो, अब सोच कर देखिएगा कि यहां पे एक प्रोड्यूसर है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और यहां पे है हमारा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जितना एक्सपेंडिचर खर्च करेगा, जितना एक्सपेंडिचर करेगा उतना ही प्रोड्यूसर इसको क्या कर देगा, गुड्स या सर्विस देगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये जो गुड्स या सर्विस होता है, मतलब ये जो डिमांड होता है वो एक्सपेंडिचर के हमेशा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता है। ए पार्ट ऑफ दिस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गुड्स ऑन कंजम्पशन एंड अदर वन टू इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा मैंने बताया इनकम के लेवल पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा कंजम्पशन डिमांड कितना होने वाला है,
इन्वेस्टमेंट डिमांड कितना होने वाला, आगे हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वही देखिए इन शॉर्ट क्या कहा गया है यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड बराबर क्या हो जाता है, जरा बताइए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये चीज मैंने आपको बता दिया। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कहानी खत्म। वही यहाँ पे कह रहा है कि वाई से हम, अच्छा हाँ, टोटल प्रोडक्शन या टोटल एक्सपेंडिचर को हम वाई कहेंगे, सी बराबर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई बराबर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन द इंप्लॉयमेंट लेवल। मैंने बोला ना इंप्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि जितना इंप्लॉयमेंट होगा उतना ही इनकम होगा। एक इकोनॉमी में जितना इंप्लॉयमेंट होगा उतना ही लोगों के पास इनकम होगा। लोगों के पास जितना इनकम होगा वो लोग उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिमांड करेंगे। जितना कम इनकम होगा उतने कम प्रोडक्ट या सर्विसेज का डिमांड करेंगे। तो वही यहां पे कह रहा है इन द इकोनॉमिक जनरली देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। किस किस के बीच में, तो ये जो रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में होता है कि भाई इनकम लेवल पे और दूसरा डिमांड पे। जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है। सोचिए ना, आज आप 5 रुपए कमा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इस चीजों का डिमांड करेंगे, कल को आप 50 रुपए कमाइएगा तो उतना ही ज्यादा चीजों का डिमांड भी करिएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है बिटवीन इंप्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी एंड द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में होता है कि इंप्लॉयमेंट लेवल इन इकोनॉमी में एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड कह लीजिए। इन अदर वर्ड्स इंप्लॉयमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हो गया इसका उल्टा। मतलब यहां पे जैसे कहा गया कि इंप्लॉयमेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो वहां पे समझिए कि इंप्लॉयमेंट डिक्रीज विथ डिक्रीज इन, क्या किया, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो ये चीज हो गया पॉजिटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा लोग। अगला आता है हमारे पास क्या, एक मिनट, हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। मैंने आपको बताया था कि मार्केट डिमांड जब मैंने बताया था तो किसी इकोनॉमी, किसी मार्केट में अवेलेबल जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके डिमांड को जब हम किसी खास प्रोडक्ट के लिए जब एग्रीगेट करते हैं तो वो मार्केट डिमांड बनता था। लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका कहने का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में टोटल गुड्स चाहे कोई भी हो, टोटल सर्विसेज चाहे कोई भी हो, जब सबके डिमांड के बारे में हम बात करते हैं तो क्या बन जाता है, वो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। वही यहां पे कह रहा है मार्केट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ गुड्स इन द मार्केट बट एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यहां पे क्या किया, किसी खास गुड्स के लिए, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, किसी खास गुड्स के लिए क्या डिमांड है मार्केट में उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। लेकिन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पूरे इकोनॉमी में कितना डिमांड है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड के नाम से जानते हैं। फिर क्या करें, मार्केट डिमांड इज माइक्रो कॉन्सेप्ट। आप सोचिए ना, हमने इसको कहां पढ़ाया था, मार्केट डिमांड को हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, लेकिन एग्रीगेट डिमांड इज मैक्रो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं यहां पे कहां पढ़ा रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं। पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है और ये इंडिविजुअल किसी मार्केट के बारे में बात करता है कि नहीं। फिर अगला कह रहा है मार्केट डिमांड कर्व इज निगेटिवली स्लोप्ड। मार्केट डिमांड कर्व निगेटिवली स्लोप्ड होता है कि नहीं, लेकिन विच शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटेगा, जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। लेकिन इसका जो एग्रीगेट डिमांड विल एग्रीगेट डिमांड कर्व विच पॉजिटिवली स्लोप्ड विच एस्टैब्लिश्ड पॉजिटिव। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहां पे प्राइस के बारे में बात हो रहा है और यहां पे जो एग्रीगेट डिमांड का हम निकालेंगे, ये निकालेंगे हम इनकम के लेवल पे। ये किस चीज से, इसका हम रिलेशन किससे करते हैं, प्राइस से, और इसका हम रिलेशन किससे करते हैं, इनकम के लेवल से। वही यहां पे कह रहा है विल एग्रीगेट डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड विच एस्टैब्लिश पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे प्राइस एंड डिमांड के बारे में बात किया गया था, मतलब मार्केट डिमांड प्राइस एंड डिमांड के बारे में बात करता है और एग्रीगेट डिमांड इनकम के साथ अपना कंपैरिजन करता है, इसीलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया। फिर आता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्या, जब टेबुलर फॉर्म में किसी भी चीज को हम लाकर देखते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा शेड्यूल के रूप में उसको जाना जाता है। उसी को जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लेकर चले जाते हैं तो उसको कर्व वगैरह के बारे में हम बात करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे खैर एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में आपने क्या देखा कि भाई एडिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने बोला ना टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल एग्रीगेट डिमांड, ये होता है। और टोटल एक्सपेंडिचर में कितने एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं, तो एक होता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है कि नहीं।
तो वही यहाँ पे कह रहा है कि बाई एडिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम वी गेट एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। मतलब इसके लिए हमने एक टेबल हम बनाएंगे। उस टेबल में क्या करेंगे कि एक व्यक्ति कितना कमाता है या पूरे इकोनॉमी में जब इनकम का लेवल क्या है, तो उस इनकम के लेवल में 2 मिनट आप लोग ऑफिस में बैठिएगा, ऑफिस में 2 मिनट बैठिए। तो क्या हो जाता है कि पूरे मार्केट के लेवल में जब हम क्या करते, पूरी इकोनॉमी के लेवल में जब इसके बारे में हम बात करते हैं कि एक खास इनकम के लेवल पे कितना भाई हमारा कंजम्पशन डिमांड है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड है, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट डिमांड कह लीजिए, दोनों को एग्रीगेट करते हैं तो हमारा बन जाता है टोटल मतलब एग्रीगेट डिमांड। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर डिपेंड ऑन इनकम लेवल एज इनकम इंक्रीज। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है नो डाउट हम कंजम्पशन का लेवल वैसे ही बढ़ाते हैं, लेकिन जिस रेट में हमारा इनकम इंक्रीज करता है उस रेट में हम अपने कंजम्पशन को लेवल को, उपभोग के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैं 5 रुपए कमा रहा हूं तो मेरा जीवन यापन चलाने के लिए 5 रुपया जरूरी है, तो इसलिए मैं 5 रुपए खर्च कर रहा हूं। कल को मैं 50 रुपए कमाऊंगा तो उसमें से कुछ सेव भी तो करूंगा, या आज भी 5 रुपए खा जा रहा हूं कल भी 50 रुपए खा जाऊंगा, नहीं, उसमें से कुछ सेव करूंगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनकम के लेवल के साथ डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का भी लेवल बढ़ेगा, लेकिन रेशियो जो होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, बट नॉट इन दैट पोर्शन, क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन इन विच इनकम राइजेज। मतलब जिस हिसाब से इनकम बढ़ेगा उस हिसाब से हमारा कंजम्पशन डिमांड का या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का लेवल नहीं बढ़ता है। वही कह रहा है द इंक्रीज इन एग्रीगेट कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम इज रेफर्ड एज, क्या कर रहा है, propensity of consume, hence propensity to consume refers to the relation between the income level and कंजम्पशन लेवल। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे जैसे यहाँ पे हमारा इनकम बढ़ते जाता है हम अपने कंजम्पशन के लेवल को भी बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जो बढ़ाने का जो प्रोपोर्शन होता है, मतलब जो अनुपात होता है वो थोड़ा सा कम होता है। दूसरा आता है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट को हम 2 तरीके से देखेंगे, बात करते हैं आगे। टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी में एडॉप्ट 2 फॉर्म्स, अलग अलग 2 रूपों में आता है इन्वेस्टमेंट। पहला आता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कि भाई कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि भाई हमारे पास इनकम हो चाहे नहीं हो, हम भविष्य के लिए, हमारा इनकम भले कितना भी क्यों ना हो, लेकिन हम भविष्य के लिए अपना क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब ये इनकम के लेवल पे डिपेंड नहीं करता। वही कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एज इट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम लेवल। मतलब इसका इनकम लेवल से कोई हमारा रिलेशनशिप नहीं होता है। लेकिन एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट मेड विथ प्रॉफिट मोटिव, मतलब प्रॉफिट पे ये पूरा का पूरा इनकम के लेवल पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेविंग का। जैसे मान के चलिए आज 50 रुपए मैं कमा रहा हूँ तो 5 रुपए जमा कर रहा हूँ, 45 रुपए खर्च कर रहा हूँ, है कि नहीं। लेकिन कल को मैं 500 कमाऊंगा तो हो सकता है कि मैं 200 उसमें से 300 जमा करूंगा, 200 खर्च करूंगा, हो सकता है कि नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि made with the profit motive is called the induced investment which is related to income level. In making aggregate demand schedule it is assumed that the economy has only, लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, तो वहां पे हमें इसको भूल जाना है और किसको याद रखना है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में। मतलब इसका हमारे क्या करते हैं, हमारे इंप्लॉयमेंट लेवल से, हमारे लेवल ऑफ इनकम से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सेविंग के बारे में बात हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के बारे में यहाँ पे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा चीज़ों को, जब यहाँ पे इनकम का लेवल 0 था, मतलब व्यक्ति यहाँ पे इकोनॉमी में पैसे नहीं कमाए जा रहे थे, तो भी कंजम्पशन का लेवल हमारा 40 था और इन्वेस्टमेंट का मतलब देखिए यहाँ पे इनकम क्या है, 0 है, फिर भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इसको इनकम के लेवल से कोई मतलब नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट इतना मतलब हमने एक जरिया बना रखा है, मेरा इनकम हो चाहे नहीं हो मुझे इतना परचेज करना है फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हो गया। और कंजम्पशन, भाई जीवन यापन चलाने के लिए कंजम्पशन तो चाहिए ना, तो हमने क्या कर दिया, तो 40 + 40 यानी टोटल मार्केट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड, सॉरी टोटल एग्रीमेंट डिमांड हमारा कितना हो गया, 80। लेकिन जैसे हमारा इनकम का लेवल बढ़ा कितना, अब हम 20 रुपये कमाने लगे, अब हम 20 रुपये कमाने लगे हैं तो हमारा कंजम्पशन, भाई उसी के अकॉर्डिंग अपना कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे, तो 50 रुपये हमारा कंजम्पशन हो गया। हम पहले 40 रुपये अपने जीवन यापन करते थे, अब हमने अपने इनकम के लेवल के बढ़ने के साथ अपने कंजम्पशन के लेवल को भी बढ़ा दिया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया कितना, 50, और इन्वेस्टमेंट को रहने दिया, क्योंकि उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि वो हमारा इनकम के लेवल पे डिपेंड नहीं करता। ये एजम्पशंस लेके आपको चलना है। तो आप देखिएगा कि इनकम का लेवल हमारा हमेशा बढ़ते गया है,
हमेशा इनकम का लेवल बढ़ते गया है, लेकिन हमने अपना इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है उसको हमने कांस्टेंट रखा है। मतलब जो कि हमने ऑटोनोमस डिमांड के बारे में, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया था, वही हमने किया है। लेकिन जैसे जैसे इनकम के लेवल में चेंज आते गया है, वैसे वैसे हमने क्या किया है, अपने कंजम्पशंस के लेवल को भी बढ़ाते गए हम, और इन दोनों को C प्लस आई इज इक्वल टू AD हमने किया है। देखिए तो जरा, यहाँ पे 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 है, यहाँ 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 है, यहाँ 70 प्लस 40 इज इक्वल टू 110 है, यहाँ पे 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120 है। मतलब जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशंस का लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ऑटोनोमस मानकर इसको चला है। तो ये चीज है। अब इसी के बारे में यहाँ कह रहा है कि द अबव टेबल शो दैट द इवन जीरो लेवल द इनकम कंजम्पशन डिमांड इज नॉट जीरो। क्योंकि इसलिए डिमांड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए खर्च तो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति नहीं भी कमाता, क्या वो भूखे मर जाता है? नहीं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खर्चे करता है। अब वो कहां से पैसे आ रहा है नहीं पता, लेकिन वो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए खर्च करता है। इसीलिए कंजम्पशंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। वही बात यहां पे कह रहा है कि मेंटेन एट अ मिनिमम लेवल बिकॉज द पर्सन हैज टू कंज्यूम द इसेंशियल्स फॉर देयर सर्वाइवल्स इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। मतलब अगर इनकम का लेवल अगर जीरो भी रहे, तो व्यक्ति अपने जीवन यापन को चलाने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ कंजम्पशंस, कुछ ना कुछ खर्च करते रहता है। यहां कह रहा है सच कंजम्पशन ऑफ इसेंशियल इज मेड आइदर विथ पास्ट सेविंग। अब ये कहां से करता है, तो पहले से उसने या तो पैसे बचाए होंगे, या बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, या उसने कर्ज लेकर करता है, लेकिन वो अपने जीवन को जीने के लिए इतना खर्च तो जरूर करके चलता है। फिर यहां पे कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड और कंपोनेंट्स ऑफ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का कैसे पता चलता है, तो ये चीज मैं आपको बताऊं। तो फैक्टर्स, तो यहां पे दो अलग अलग इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। याद रखिएगा 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें किसी फॉरेन कंट्री के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई संभावना नहीं रहता है, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। देखिए, इन क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर द फॉरेन ट्रेड एलिमेंट्स इज अब्सेंट, मतलब यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बात ही नहीं है। यानी कि यहां पे क्लोज्ड इकोनॉमी में जो भी हम डिमांड, एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के इकोनॉमी में रह के लेते हैं। तो इसीलिए इस क्लोज्ड इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड होता है, वो कंट्री के अंदर ही जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उन दोनों को जोड़ के निकाला जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड बराबर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आया? तो क्लोज्ड इकोनॉमी का ये हो गया। और दूसरा आता है हमारा इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब यहां पे हमारा मार्केट वर्ल्ड मार्केट हो गया, यानी कि यहां पे हम इंपोर्ट भी करेंगे एंड एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इन दिस केस यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या बन जाता है कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, प्लस हम क्या कर देते हैं, जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से हम क्या कर देते हैं, इंपोर्ट को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। यानी कि नेट जो हम निकाल रहे थे आपको, वही नेट एक्सपोर्ट के बारे में यहां बात करता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब हमने कितना बाहर भेजा है, उसमें से कितना हमने बाहर से परचेज किया है को लेस कर देंगे, और जो बन जाएगा वही हमारा बन जाएगा ओपन इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। वही यहाँ पे आपको बताया गया है, इससे ज्यादा कुछ भी बताया नहीं गया है। अब एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या क्या हो गए, तो सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और चौथा है नेट एक्सपोर्ट, जिसके बारे में मैंने बोला नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन चारों चीजों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हाउस होल्ड कंजम्पशन क्या हो गया। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेनली डिपेंड ऑन इनकम, कि भाई एक व्यक्ति, एक घरेलू मतलब घर के बारे में बात हो रही है, तो एक व्यक्ति जनरल पर्सन कितना खर्च करेगा, तो उसका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेनली डिपेंड ऑन इनकम, मतलब यहाँ पे क्या करा, और कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब जैसे इनकम होगा उसी के अकॉर्डिंग द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच के रिलेशनशिप, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन होता है। और ये क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है एंड पॉजिटिव। तो ये कैसा रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला कह रहा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया कि भाई अपने, सीधी बात है, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने इनकम के लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंडिचर मेड ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, इट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट, थस इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स क्यों हम बढ़ाते हैं, ताकि भाई हमारा इनकम का लेवल
बढ़े, है कि नहीं। गवर्नमेंट कंजम्पशन क्या होता है, तो गवर्नमेंट जो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं उसके लिए जो खर्चे करते हैं, जैसे कि रेलवे ब्रिज बनाना, पुल बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब करता है तो कहीं ना कहीं से परचेज तो करता होगा, तो उन प्रोड्यूसर्स के लिए कहीं ना कहीं से डिमांड बन रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वर्क्स लाइक पावर, वाटर सप्लाई, रोड, हॉस्पिटलिटी एंड नेट एक्सपोर्ट का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे क्या किया जाता है। नेट एक्सपोर्ट जरूरी नहीं है हमेशा प्लस हो, कभी कभी माइनस भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन याद रखिएगा नेट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओपन इकोनॉमी में आएगा, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। तो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको बताएंगे ऐसे ही जल्दी जल्दी में और चीज़ों को समझा के आपको बताने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई के लिए तैयार रहिए, यहाँ पे वो भी बहुत कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन तैयार रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा एग्रीगेट सप्लाई, जिसको देख के आप बिहार बोर्ड से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्रीगेट सप्लाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।